सबसे पहले बात कोरोना के सबसे घातक वेरिएंट ओमिक्रॉन की। आखिरकार भारत में भी ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। बेंगलुरु में 2 मामले मिलने के बाद लोगों के बीच चिंता बढ़ गई है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि लोग सावधानी बरतें और मास्क जरूर लगाएं। इस बीच तेलंगाना के एक स्कूल में 27 छात्राओं के कोरोना पॉजिटिव होने से हड़कंप मच गया है। उधर अमेरिका के न्यूयॉर्क में 5 ओमिक्रॉन के केसेस मिले हैं। दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी से जुड़ी हर अपडेट देखिए टॉप 9 ओमिक्रॉन इमरजेंसी। दुनिया के 30 से ज्यादा देशों में फैल चुके कोरोना के सबसे घातक वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भारत में भी दस्तक दे दी है। कर्नाटक के बेंगलुरु में 46 साल और 66 साल के 2 शख्स की रिपोर्ट ओमिक्रॉन पॉजिटिव आई है। इनमें से 66 साल के शख्स भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीकी नागरिक हैं, जो अब बेंगलुरु से दुबई लौट गए हैं, जबकि दूसरे 46 साल के शख्स डॉक्टर हैं। इनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सुधाकर के मुताबिक बेंगलुरु में ओमिक्रॉन के 2 केस मिलने के बाद दोनों के संपर्क में आए 24 प्राथमिक और 240 सेकेंडरी संपर्कों का पता लगा लिया गया है। सभी को क्वारंटीन रहने की सख्त हिदायत दी गई है। ओमिक्रॉन की चपेट में आए डॉक्टर के संपर्क में आए लोगों में से 5 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इनमें से किसी में भी गंभीर लक्षण नहीं है। भारत में पहली बार ओमिक्रॉन के 2 मामले मिलने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ओमिक्रॉन डेल्टा से 5 गुना ज्यादा खतरनाक है, लेकिन लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। लोग सावधानी बरतें और मास्क का सख्ती से पालन करें। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि अभी लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है। कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समीक्षा बैठक भी की। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के बीच तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के एक गांव के रेजिडेंशियल स्कूल में कोरोना विस्फोट हुआ है। महात्मा ज्योतिबा फुले स्कूल की 27 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। सभी को हॉस्टल में ही क्वारंटीन कर दिया गया है। पिछले 10 दिनों में ऐसा चौथा मामला सामने आया है। सोमवार को इसी स्कूल में 46 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक ही दिन में ओमिक्रॉन के 5 संक्रमित मिले हैं। अमेरिका में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 8 मामले मिल चुके हैं। कल मिनेसोटा में तीसरा केस मिला था। इससे पहले कोलोराडो में भी एक संक्रमित मिला है। 2 दिन पहले अमेरिका के कैलिफोर्निया में ओमिक्रॉन का पहला केस मिला था। इस बीच अमेरिका के मशहूर संक्रामक रोग एक्सपर्ट डॉक्टर फाउची ने कहा है कि महामारी से बचाव के लिए लोगों को हर साल वैक्सीन लगानी पड़ सकती है। दक्षिण अफ्रीका से शुरू हुआ कोरोना का सबसे घातक वेरिएंट ओमिक्रॉन दुनिया के 32 देशों तक पहुंच चुका है। 32 देशों में अब तक कुल 373 केस आ चुके हैं। इसी बीच नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में 50 से ज्यादा लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए हैं। ये सभी लोग एक रेस्टोरेंट में पार्टी के लिए जुटे थे। नॉर्वे की सरकार ने जरूरी न होने पर लोगों को घरों से बाहर न निकलने की हिदायत दी है। ओमिक्रॉन के मामले मिलने के बाद जर्मनी में हर नागरिक के लिए कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन को कड़ाई से लागू करने की वकालत की जा रही है। राजनीतिक पार्टियों ने सरकार से कहा है कि बिना वैक्सीन लिए लोगों को घरों से बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगाया जाए। इस बीच दुनिया के 33 देशों ने हाई रिस्क वाले देशों पर ट्रैवल बैन भी लगा दिया है। दुनिया में ओमिक्रॉन का पहला केस दक्षिण अफ्रीका में मिला था। दक्षिण अफ्रीका मेडिकल एसोसिएशन के चेयरपर्सन डॉक्टर एंजेलिक कोएत्सी ने पहली बार ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को अलर्ट किया था। डॉक्टर एंजेलिक ने कहा कि जब उन्होंने पहली बार इस वायरस के टेस्ट नतीजे को देखा तो वो चौंक गयीं। ये डेल्टा वेरिएंट से बिल्कुल अलग था। महाराष्ट्र सरकार ने ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे को हाई रिस्क कंट्री की कैटेगरी में रखा है। यहां से आने वाले यात्रियों को 7 दिनों तक क्वारंटीन रखने का फैसला किया गया है। मुंबई एयरपोर्ट पर इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए अलग काउंटर होगा और उन्हें 15 दिनों की ट्रैवल डिटेल बतानी होगी। आगे बढ़ेंगे। संसद में जल्द ही हंगामा खत्म होने के आसार हैं। कल लोकसभा में देर रात तक हुआ कामकाज। कोरोना पर हुई चर्चा में कितने सांसदों ने हिस्सा लिया? आज पीएम से क्यों मिलने वाले हैं बंगाल के बीजेपी सांसद? कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली का स्थान क्यों बदल गया? देश में जारी राजनीतिक घमासान से जुड़ी अहम खबरें देखिए टॉप 9 सियासी संग्राम। संसद के शीतकालीन सत्र में राज्यसभा में भले ही सरकार और विपक्ष में टकराव चल रहा हो, लेकिन लोकसभा पटरी पर लौट आई है। कल सदन में कोरोना पर लंबी चर्चा चली। दोपहर करीब 12:30 बजे कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर चर्चा शुरू हुई और देर रात करीब 12:30 बजे तक चलती रही। लोकसभा में कोरोना महामारी पर चर्चा के दौरान कल 74 सांसदों ने हिस्सा लिया। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकसभा में बताया कि सरकार ने 11 देशों को जोखिम वाले श्रेणी में रखा है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया कोरोना और इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मुद्दे पर आज दोपहर 12 बजे सरकार का पक्ष रख सकते हैं।
केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कल 12 सांसदों के निलंबन पर संसद परिसर में धरने पर बैठे सांसदों से मुलाकात की। विपक्ष का कहना है कि अब वह राज्यसभा और लोकसभा के कामकाज में बाधा डाले बिना सांसदों के निलंबन का विरोध करता रहेगा। इस बीच कल राज्यसभा में बांध सुरक्षा बिल पास हुआ, जिसमें बांधों की चौकसी और उसके स्ट्रक्चर से जुड़े प्रावधान हैं। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा के 12 निलंबित सांसदों से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी मुलाकात की। इन 12 सांसदों को पिछले मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में हंगामे और अनुशासनहीनता के लिए मौजूदा शीतकालीन सत्र से निलंबित कर दिया गया था। टीएमसी ने भी मामले में न्याय की मांग की है। पश्चिम बंगाल के सभी बीजेपी सांसद आज पीएम मोदी से मिलने वाले हैं। ये सांसद राज्य में जारी सियासी हिंसा और कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों की पीएम को जानकारी देंगे। सभी सांसद आज सुबह 11:30 पर संसद भवन में पीएम से मुलाकात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल बीजेपी चाहती है कि जल्द से जल्द सीएए के नियम बनाए जाएं और इसे लागू किया जाए। यूपी और राहुल गांधी पर दिए बयान के बाद अब सीएम ममता बनर्जी कांग्रेस के निशाने पर आ गई हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने टीएमसी पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी विपक्ष में इकलौते नेता हैं जिनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल क्लियर है। वहीं रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि ममता अब मोदी की राह पर चल पड़ी हैं। ममता ने यूपीए के अस्तित्व पर सवाल उठाए हैं और नए सिरे से विपक्ष बनाने की बात कही है। दिल्ली बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन में शामिल संगठनों की बैठकें लगातार जारी हैं। कल संयुक्त किसान मोर्चा की बड़ी बैठक होने वाली है, लेकिन उससे पहले आज पंजाब के 32 जत्थेबंदी मंथन करने वाले हैं। माना जा रहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक से पहले ये अपनी रणनीति बनाएंगे और इसके बाद कल होने वाली किसान मोर्चा की बैठक में अपना स्टैंड क्लियर करेंगे। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब लोक कांग्रेस के मुखिया कैप्टन अमरिंदर सिंह आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। कल उनकी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होने की संभावना है। पंजाब में बीजेपी की चुनावी रणनीति और किसान संगठनों से सरकार की बातचीत को लेकर यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। कांग्रेस की 12 दिसंबर को होने वाली महंगाई हटाओ रैली का वेन्यू चेंज हो गया है। ये अब दिल्ली की बजाय जयपुर में होगी। रैली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। जयपुर में रैली की जगह तय करने के लिए कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राजस्थान प्रभारी अजय माकन आज जयपुर पहुंचने वाले हैं। शाह योगी की जोड़ी कल कहां गरजी, अखिलेश ने बीजेपी पर लगाया क्या नया आरोप, प्रियंका ने योगी सरकार पर कैसे किया पलटवार, पंजाब को केजरीवाल का चौथा वादा क्या है किया गया और 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव और सियासी दांवपेच से जुड़ी हर अहम खबर देखते हैं टॉप 9 चुनावी चक्रव्यूह में। यूपी के सहारनपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया। कहा अब राज्य से गुंडाराज खत्म हो रहा है, अपराधी खुद थाने में आकर सरेंडर कर रहे हैं, वहीं हमारी सेना दुश्मन को उसके घर में घुसकर मार रही है। अमित शाह ने एक बार फिर राज्य में 300 से ज्यादा सीटें जीतने की हुंकार भरी। सहारनपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा, पिछली सरकारों के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं था। जहां जातिवाद, वंशवाद और परिवारवाद हावी होगा, वहां विकासवाद और राष्ट्रवाद की जगह कैसे हो सकती है। पहले सूबे में पलायन और दंगे होते थे, लेकिन अब सरकार ने इस पर ब्रेक लगा दिया है। सीएम योगी शाकंभरी देवी राजकीय विश्वविद्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव आज झांसी में जनसभा करेंगे। इसके बाद मोठ पहुंचेंगे। अखिलेश यादव का बुंदेलखंड दौरे का आज तीसरा दिन है। समाजवादी विजय रथ लेकर कल ललितपुर पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी ने पिछले 5 सालों में कोई काम नहीं किया, इसलिए वह अब धर्म के नाम पर वोट मांग रही है। प्रतिज्ञा रैली के लिए मुरादाबाद पहुंची प्रियंका गांधी ने कहा, बीजेपी सरकार ने 3 लाख कारीगरों की रोजी रोटी खत्म कर दी है। आज हालात ये हैं कि 8,000 करोड़ का निर्यात 2,000 करोड़ पर पहुंच गया है। मुरादाबाद मंडल में फिलहाल कांग्रेस के पास 27 में से एक भी सीट नहीं है। मुरादाबाद में ही प्रियंका की ससुराल है। पंजाब के पठानकोट पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने राज्य के लोगों को बेहतर शिक्षा की गारंटी दी। कहा, 5 साल में हमने दिल्ली के स्कूलों का काया पलट कर दिया। 2.5 लाख अमीरों के बच्चों ने सरकारी स्कूल में नाम लिखवाया है। हमारे स्कूलों की चर्चा दुनिया भर में होती है। सीएम केजरीवाल ने पठानकोट में तिरंगा यात्रा भी निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। पंजाब के 5 बार सीएम रहे प्रकाश सिंह बादल इस समय सोशल मीडिया के जरिए अकाली दल कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। प्रकाश सिंह बादल की उम्र 94 साल है, लेकिन जिस तरह से अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं, उससे उनके चुनाव लड़ने की बात भी कही जा रही है। बादल ने पिछले विधानसभा चुनाव में लंबी सीट से कैप्टन अमरिंदर सिंह को 22,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। यूपी चुनाव से पहले योगी सरकार विधानसभा सत्र बुलाकर एक और अनुपूरक बजट लाने की तैयारी में है। यह वित्तीय वर्ष 2021-22 में योगी सरकार का दूसरा अनुपूरक बजट होगा। दरअसल कई विभागों का दिया बजट खत्म हो रहा है और उन्हें खर्च के लिए पैसों की आवश्यकता होगी। इसी को देखते हुए योगी सरकार दूसरा अनुपूरक बजट लाने की तैयारी कर रही है।
उत्तराखंड में 2022 की चुनाव तैयारियों में जुटी बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच दल बदल का खेल जारी है। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के कांग्रेस में जाने के बाद अब कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की भी पार्टी छोड़ने की चर्चा तेज हो गई है। हालांकि हरक सिंह रावत ने इससे साफ इनकार किया है। बिहार में भी बड़ा सियासी उलटफेर होने वाला है। राज्य के दिग्गज कांग्रेसी नेता रहे सदानंद सिंह के बेटे शुभानंद मुकेश अब जेडीयू का दामन थामेंगे। 12 दिसंबर को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। इस मौके पर उनके साथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य शंभू सिंह पटेल समेत कई और कांग्रेसी भी जेडीयू में शामिल होंगे। पीएम मोदी आज इन्फिनिटी फोरम का करेंगे उद्घाटन। मुजफ्फरपुर अखफोड़वा कांड का पीएमओ ने लिया संज्ञान। केरल यूपी से दिल दहला देने वाली खबरें कौन सी हैं और किन राज्यों पर मंडरा रहा है चक्रवात तूफान जवाद का खतरा। देश और राज्यों की सभी अहम खबरें देखते हैं टॉप 9 देश प्रदेश में। पीएम मोदी आज सुबह 10 बजे इन्फिनिटी फोरम का उद्घाटन करेंगे। पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इन्फिनिटी फोरम फिनटेक पर एक विचारशील लीडरशिप प्लेटफॉर्म है। मोदी ने कल ट्वीट किया, इन्फिनिटी मंच का एक दिलचस्प विषय है। कार्यक्रम 2 दिन चलेगा। इसमें 70 से ज्यादा देश हिस्सा लेंगे। बिहार में मुजफ्फरपुर के अखफोड़वा कांड की गूंज पीएम तक पहुंच गई है। पीएमओ ने कल बिहार सरकार के अफसर रविंद्रनाथ चौधरी को इसकी जांच का जिम्मा सौंपा है। आई हॉस्पिटल में मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद संक्रमण की शिकायत पर अब तक 15 लोगों की आंख निकाली जा चुकी है। इस बीच कल हॉस्पिटल में जांच के लिए पहुंची राज्य स्तरीय टीम को देखकर सारे कर्मचारी ताला बंद कर भाग निकले। केरल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता पीवी संदीप कुमार की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। घटना कल रात 8 बजे की है। पार्टी के राज्य सचिव ने बताया कि थिरुवल्ला में अज्ञात हमलावरों ने संदीप कुमार की चाकू मारकर हत्या की है। यूपी के कासगंज में एक 9वीं क्लास की छात्रा का शव संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी सहेली के घर से बरामद हुआ है। उसे गोली लगी हुई है। पुलिस ने मौके से लाइसेंस से राइफल भी बरामद की है। सहेली और उसके परिजन घर से लापता हैं। छात्रा के भाई ने रेप के बाद हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। आगरा के कस्बा मिठाकुर में 5 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। आरोपी वारदात के बाद बच्ची का शव सरसों के खेत में फेंक कर फरार हो गया। पीड़िता के पिता ने बताया, रात को उनके चाचा के घर बारात आई थी, जिसको लेकर सभी शादी में व्यस्त थे। रात 11 बजे तक बच्ची को डीजे पर डांस करते देखा गया था। इसके बाद से वह लापता थी। आर्यन खान केस में एनसीबी का गवाह किरण गोसावी अब पालघर पुलिस की कस्टडी में पहुंच गया है। धोखाधड़ी के केस में पालघर की स्थानीय अदालत ने गोसावी को 7 दिसंबर तक केलवे पुलिस की हिरासत में भेज दिया है। गोसावी पर पालघर के उत्कर्ष तरे और आदर्श किनी को दिसंबर 2018 में मलेशिया में नौकरी दिलाने का लालच देकर लाखों रुपए की ठगी का आरोप है। प्रदूषण के चलते राजधानी दिल्ली में आज से सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। हालांकि बोर्ड से संबंधित परीक्षाएं पहले से तय समय के अनुसार ही चलेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कल दिल्ली सरकार से प्रदूषण के बाद भी स्कूल खोलने पर सवाल पूछा था। कोर्ट ने कहा था कि जब बड़ों को घर से काम करने की इजाजत है तो बच्चों को स्कूल क्यों बुलाया जा रहा है। इसके बाद दिल्ली सरकार ने स्कूल बंद करने का फैसला किया। आंध्र प्रदेश और ओडिशा में एक और चक्रवाती तूफान का खतरा मंडरा रहा है। आज बंगाल की खाड़ी में पहुंचने वाला जवाद चक्रवात कल सुबह उत्तरी आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटवर्ती क्षेत्रों से टकराने की संभावना है। मौसम विभाग ने ओडिशा के कई जिलों में आज से ही भारी बारिश की चेतावनी दी है। जवाद के खतरे को देखते हुए कई ट्रेनें भी रद्द कर दी गई है। पीएम मोदी ने इस मुद्दे पर कल एक हाई लेवल बैठक की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट आज से मुंबई में शुरू हो रहा है, लेकिन इस मैच पर बेमौसम बारिश का साया भी मंडरा रहा है। बारिश के बाद वानखेड़े की पिच से गेंदबाजों को मदद मिल सकती है। कानपुर में खेला गया पहला टेस्ट ड्रॉ हो गया था। आराम के बाद इस टेस्ट मैच से विराट कोहली भी टीम की कमान संभालने जा रहे हैं। एलएसी विवाद को लेकर भारत और चीन के बीच सैन्य कमांडर स्तर की बातचीत इसी महीने होने की संभावना है। चीन अपनी विस्तारवादी नीति को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कई देशों को रेल मार्ग से जोड़ रहा है और पाकिस्तान में चीन के प्रोजेक्ट का लगातार हो रहा है विरोध प्रदर्शन। दुश्मन देशों की साजिशों से जुड़ी खबरें देखते हैं टॉप 9 चीन पाक साजिश में। एलएसी विवाद को लेकर भारत और चीन के बीच एक और दौर की बातचीत 15 दिसंबर के बाद हो सकती है। इस महीने के दूसरे पखवाड़े में दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की 14वीं वार्ता संभव है। हालांकि इस बार बातचीत का न्योता चीन की ओर से आना है। अभी तक बातचीत में भारत अपना पक्ष मजबूती के साथ रखता आ रहा है। भारत के कड़े रुख की वजह से चीन की कोई चालबाजी नहीं चल पा रही है। चीन अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहा है। ड्रैगन सड़क और रेल मार्गों से भी दुनिया के देशों को जोड़ने में जुटा है। चीन अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए अब तक करीब 44,230 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। इसी प्रोजेक्ट के एक हिस्से को आज चीन 1000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी रेल लाइन को शुरू करने जा रहा है। चाइना लाओस रेल लाइन का उद्घाटन राष्ट्रपति शी जिनपिंग करेंगे।
पाकिस्तान के ग्वादर में पिछले 18 दिनों से जारी स्थानीय लोगों के विरोध ने इमरान सरकार के साथ चीन के लिए भी सिरदर्द बढ़ा दिया है। ग्वादर में चीन के लाखों करोड़ रुपए के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट यानी चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर के खिलाफ सड़कों पर लोग उतर आए हैं। यहाँ के लोग पाकिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों को चीन के हवाले करने से काफी नाराज हैं। पाकिस्तान में चीन की बढ़ती दखलंदाजी के कारण वहां की आवाम के बीच लगातार विरोध बढ़ रहा है। पाकिस्तान में सीपीसी प्रोजेक्ट के विरोध की खबरों को लेकर चीन आग बबूला है। चीनी विदेश मंत्रालय पाकिस्तान में उसके प्रोजेक्ट और निवेश को लेकर विरोध की खबरों से भड़का हुआ है। चीन का कहना है कि विदेशी मीडिया का एक गुट उसके प्रोजेक्ट को लेकर विरोध की फेक न्यूज फैला रहा है। अपने से पहले की सरकारों को पाकिस्तान को कर्ज में डुबाने का आरोप लगाने वाले पीएम इमरान खान ने अपने कार्यकाल के 3 सालों में मुल्क को और कर्जदार बना दिया है। पाकिस्तान की हालत इतनी खस्ताहाल है कि उसके पास उधार चुकाने के भी पैसे नहीं हैं। पाकिस्तान पर घरेलू और विदेशी कर्ज 50,000 अरब रुपए से भी ज्यादा हो चुका है। चीन ने ऊंचे ऊंचे पहाड़ी इलाकों में दुश्मन देशों पर नजर रखने और सैनिकों के लिए रसद को लेकर जरूरी सामान पहुंचाने के लिए नया टर्बोप्रॉप ड्रोन विकसित किया है। टर्बोप्रॉप इंजन वाला ये अत्याधुनिक ड्रोन पठारी इलाकों में 5,000 से ज्यादा मीटर की ऊंचाई पर भी कारगर माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स का दावा है कि इससे सैन्य साजो सामान भी भेजा जा सकता है। भारतीय पनडुब्बियों पर नजर रखने के लिए पाकिस्तान अपने जासूसी विमान एम्ब्रेयर 1000 जेट बेड़े को बढ़ाने वाला है। पाकिस्तानी नेवी के मुताबिक वो ऐसे 10 विमानों पर काम कर रहा है जिन्हें एम्ब्रेयर 1000 जेट में बदला जा सके। इसके जरिए पाकिस्तान समुद्र में लंबी दूरी तक गश्त और दूसरे देशों की पनडुब्बियों पर नजर रखना चाहता है। जिनपिंग की सरकार ने चीन में रहने वाले हर वर्ग के नागरिकों पर राष्ट्रीय भाषा मंदारिन को थोपने के लिए आक्रामक अभियान शुरू कर दिया है। इसके तहत साल 2035 तक हर नागरिक को मंदारिन बोलना और लिखना अनिवार्य करने का आदेश दिया गया है। इस कानून से तिब्बती, उइगर जैसे क्षेत्रीय भाषाओं के खत्म होने का खतरा बढ़ गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 17 नवंबर को बारामूला में ग्रेनेड हमले की वारदात में शामिल आतंकियों के 3 मददगारों को गिरफ्तार किया है। कल बारामूला में पेट्रोलिंग के दौरान संदिग्ध हालात में घूमते पाए जाने के बाद पुलिस ने इन्हें पकड़ा है। पुलिस का कहना है कि तीनों के पास से 2 ग्रेनेड मिले हैं। तीनों कोई हमला करने की फिराक में थे। तीनों को सीमा पार से बड़ी वारदात को अंजाम देने के निर्देश मिले थे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।